बच्चों आज हम लोग यूनिट और मेज़रमेंट में जो सबसे लास्ट आपका आर्टिकल है एरर एनालिसिस वो करेंगे। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 1 बाय 1 स्टेप पढ़ा और एक एक स्टेप में हम लोगों ने इस चैप्टर के अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ा, अलग अलग आर्टिकल्स को जाना। तो आज का जो टॉपिक है एरर एनालिसिस, तो नाम से ही क्लियर है, एरर का मतलब गलती होती है और बहुत ज़रूरी काम है ये। लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एरर करना, गलती करना, क्योंकि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नया सीखेंगे भी नहीं। तो वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है एरर का इन आवर लाइफ, आल्सो इन फिजिक्स। कोई भी डिस्कवरी अगर हुई है तो पहले गलतियां हुई हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद रिज़ल्ट जो हैं बेहतर तरीके से आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि एरर एनालिसिस में हमको इस यूनिट एंड मेज़रमेंट के चैप्टर में क्या पढ़ना है। बच्चों एरर एनालिसिस में जो ये एरर है, व्हाट इज़ एरर, ये क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले ली जाए। तो डेफिनेशन के लिए सपोज करो कि आपको कोई काम दिया गया है। फिजिक्स में जो आपको काम दिया जाएगा दैट इज मेजरमेंट। आपको एक मेजरमेंट गिवन है और इस गिवन मेजरमेंट को आपको करना है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज कर लो कि आपको टाइम पीरियड निकालने का काम दिया गया है। टाइम पीरियड निकालने का काम दिया गया है। टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने को दिया गया है। तो अब ये काम आपको जो दिया गया दैट इज द मेजरमेंट। तो किसी भी मेजरमेंट की बच्चों एक तो होती है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट की। इसी ट्रू वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये जो ट्रू वैल्यू होती है मेजरमेंट की, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मेजरमेंट की, दैट डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट। ये जो हमारे एक्सपर्ट है वो हमको बता देते हैं या हमें उन्हीं के थ्रू ये पता चलता है कि जिस मेजरमेंट को हम कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू ये है। अब आपने जो काम किया है, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलेगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू को आप मेजर्ड वैल्यू भी कहते हो। मेजर्ड वैल्यू यानी कि एमवी, और ट्रू वैल्यू को शॉर्ट में हम लोग टीवी करके लिख दिया करेंगे। तो अब अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू इक्वल हैं तो आप ये कहोगे कि आपने कोई गलती नहीं की है। यानी कि यहां पर अगर मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू है ट्रू वैल्यू तो फिर गलती का तो कोई चांस ही नहीं है, नो एरर। और अगर मेजर्ड वैल्यू नॉट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू तो इसका मतलब है कि एरर टेक प्लेस। तो व्हाट इज एरर, एरर की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, तो ड्यूरिंग गिवन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट जो काम हमको दिया जाएगा ड्यूरिंग गिवन मेजरमेंट, अगर इफ मेजर्ड वैल्यू not is equal to true value then it is called error। तो अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि भाई यहां पर तो गलती हो रही है, यहां पर एरर आ गई है। बच्चों एरर की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर गलती हो गई है तो उसको निकाला कैसे जाए, तो एरर निकालने का बेटा फार्मूला क्या होता है, तो एरर इज इक्वल टू होता है
ट्रू वैल्यू टीवी और माइनस का मेजर्ड वैल्यू। तो एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू, कभी प्लस आएगी कभी माइनस आएगी। अगर ये एरर आपकी प्लस में आती है, सपोज कर लो आपने एरर निकाली और वो प्लस में आ गई, तो प्लस ने ये बता दिया कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा थी। अगर ये एरर माइनस में आ गई है तो इसका मतलब है कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम थी। अब ये जो एरर है बच्चों, ये एरर कितने प्रकार की होती है? तो मेनली हम लोगों ने जो एरर के टाइप्स पढ़ने हैं हम लोगों को, तो मेनली एरर आर टू टाइप्स। हम लोग दो प्रकार की एरर पर फोकस करेंगे। उसमें से पहला है बच्चों सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा है आपका रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो एरर जो है मेनली दो प्रकार की होती है, उसमें से एक है आपका सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है आपका रैंडम एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? तो सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती है जिसके कारणों का पता होता है। तो इस एरर में जो कारण होते हैं वो नोन होते हैं, जबकि रैंडम एरर में कारणों का पता नहीं होता, कारणों का पता नहीं होता। तो जब आपसे कोई गलती हो जाए मेजरमेंट में और आपको कॉजेज नहीं पता कि क्यों गलती हो रही है, तो आप उस एरर को रैंडम एरर बोलोगे, और अगर आपको कारणों का पता है तो फिर आप उसको सिस्टमैटिक एरर बोलोगे। यानी जो सिस्टमैटिक एरर है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? तो सिस्टमैटिक एरर is such error for which causes are known। causes मतलब कारण, are known। तो जिस एरर में ये पता होता है कि हाँ ये क्यों गलती हो रही है, उस गलती को, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कह सकते हैं। उस एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब बच्चों ये सिस्टमैटिक एरर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई है, तो सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू यूजिंग इंस्ट्रूमेंट is called instrumental error, सपोज कर लीजिए कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और एक बैलेंस आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, एक बैलेंस आपको दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो जब इस पर आपने कोई भी वेट या कोई भी मास नहीं रखा है, तो इसकी रीडिंग में आ रहा है 0,0,0,1, ये आ रहा है। अभी आपने इस पर कुछ रखा नहीं है, तो आपको ये पता चल गया कि जब हम इस पर कोई भी मास नहीं रख रहे हैं तो इसकी रीडिंग तो 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें गड़बड़ी है, इसमें गलती हो रही है। इसी तरीके से सपोज कर लो जो घड़ी है आपकी टाइम बताने वाली, उसका सेल जो है वो ख़राब हो गया है, उसकी जो बैटरी है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और वो गलत टाइम आपको बता रही है। तो आपको पता है कि गलत टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल आपका ख़राब है, इस घड़ी में जो सेल यूज़ हो रहा है वो ख़राब है। तो अगर सिस्टमैटिक एरर बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। इसी तरीके से
अगर सिस्टमैटिक एरर आ गई है ड्यू टू इम्परफेक्शन, सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन, तो उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड इम्परफेक्शन एरर। भाई सपोज कर लीजिए कि आपने जो है एक स्टोन को और एक पेपर को किसी हाइट से छोड़ दिया, अपने छत पर खड़े होकर के आपने एक पेपर का टुकड़ा और एक स्टोन को आपने जो है ड्रॉप किया। अब फिजिक्स तो कहता है कि ये दोनों जो हैं ये एक ही साथ जो है ज़मीन पर पहुंचेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली वहाँ पर ये है कि पत्थर पहले पहुंचेगा और पेपर का टुकड़ा जो है उड़ता हुआ तैरता हुआ एयर में और तब जाके नीचे पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप जो है जब काउंटिंग कर रहे थे कि दोनों लोग एक साथ पहुंचेंगे, स्टोन को भी जब हमने h ऊंचाई से छोड़ा, मान लेते हैं 10 सेकंड में पहुंचता है, और पेपर का जो टुकड़ा है वो भी 10 सेकंड में पहुंचता है। तो यहाँ पर आपने एयर फ्रिक्शन को क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। ये जान रहे हो कि एयर फ्रिक्शन है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया है, काउंट नहीं किया। ये हो गया इम्परफेक्शन। तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करते समय इग्नोर कर रहे हैं, जानते हुए जो फैक्ट्स हैं कि भाई ऐसा है, फिर भी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये जो इम्परफेक्शन होता है, और इस इम्परफेक्शन से जो गलती आती है मेजरमेंट में, उसको इम्परफेक्शन एरर कहा जाता है। और रैंडम एरर अभी डेफिनेशन आपको जो है अंडरस्टैंडिंग वाले तरीके से आपको बताई थी। तो अब जरा इसकी रैंडम एरर की डेफिनेशन लिख दिया जाए, देखें क्या होगी। जो रैंडम एरर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रैंडम एरर इज सच एरर फॉर विच कॉजेज आर नॉट नोन, कॉजेज आर नॉट नोन। तो जब किसी एरर में, जब किसी गलती में हमें कारणों का पता नहीं हो कि क्यों गलती हो रही है, तो हम उस एरर को, हम उस गलती को रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर में जैसे एग्जाम्पल अगर लेना हो तो सपोज कर लो कि आप जो है टाइम पीरियड निकाल रहे हैं किसी सिंपल पेंडुलम का। ये सिंपल पेंडुलम है, आप इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। आपने पहली बार एफर्ट्स किया तो टाइम पीरियड की वैल्यू आई 1.21 सेकेंड, और आपको ये पता चला ये जो टाइम पीरियड आया है ये ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है। अब क्यों, क्या गलती हो रही है? आपने जो स्टॉप वॉच ले रखी है जिससे टाइम पीरियड निकाल रहे हो वो भी सही है। तो अब आप यहां पे क्यों हो रही है गलती, इसका पता लगा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा। सपोज कर लीजिए कि बहुत बार एफर्ट्स किया हमने, पहली बार एफर्ट्स किया तो 1.21 सेकेंड, अगली बार एफर्ट्स किया 1.22 सेकेंड, फिर नेक्स्ट बार एफर्ट्स किया 1.9 सेकेंड, फिर नेक्स्ट टाइम एफर्ट्स किया 1.25 सेकेंड। ऐसे लगातार हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है जो ट्रू वैल्यू एक्सपर्ट्स ने हमको दे रखी है। और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ पर हो रही है, और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि स्टॉप वॉच को चेक किया कि जो स्टॉप वॉच है वो तो सही है, उसके बाद में हमने जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है उसको भी चेक किया, ग्रेविटी की वैल्यू भी सही से देख लिया, फिर भी कारणों का पता नहीं चल पा रहा। तो हो सकता है कि गलती इस वजह से आ रही हो कि जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ पर फैन चल रहा है, और फैन की जो एयर है वो इसके वाइब्रेशन पर इफेक्ट डाल रही हो, इसलिए गलती हो रही है। ये एक आइडिया आपने लिया, तो आपने फैन बंद करा दिए, फिर से आपने ऑब्जर्वेशन किया, फिर गलती आ गई। फिर आइडिया आया कि हो सकता है कि जो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो, तो उनकी ब्रीथिंग से जो सांस ली जा रही है और सांस छोड़ी जा रही है, हो सकता है कि उनकी ब्रीथिंग से इसके वाइब्रेशन पर फर्क पड़ा हो। इस तरीके से आप केवल आइडियाज़ ला रहे हैं
कि इस वजह से, लेकिन सही कारणों का पता आपको नहीं चल पा रहा कि रैंडम एरर क्यों हो रहा है। तो रैंडम एरर में कारणों का पता नहीं होता। अब बच्चों, जब कारणों का पता नहीं होगा, कॉजेज नहीं पता होंगे, तो फिर रैंडम एरर खत्म कैसे की जाए? तो रैंडम एरर कैसे खत्म की जाए, तो आपको बताएं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे पास में है, उसमें ये पता चलता है कि जो रैंडम एरर होती है ऑब्जर्वेशन में, तो रैंडम एरर proportional to 1 upon number of observation, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आप ऑब्जर्वेशंस के नंबर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे किसी ने एक ऑब्जर्वेशन किया 100 बार और किसी ने ऑब्जर्वेशन किया 1000 बार, तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएंगे रैंडम एरर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। 100 बार जब ऑब्जर्वेशन किया तो सपोज कर लेते हैं रैंडम एरर की वैल्यू x है, और जिसने 1000 बार, आर मतलब रैंडम एरर, और जिसने 1000 बार ऑब्जर्वेशन किया है, सपोज कर लेते हैं कि उसमें जो रैंडम एरर निकल के आ रही है वो x डैश है। तो बच्चों x डैश की वैल्यू x से बहुत कम होगी। x डैश यहाँ पर रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाए, रैंडम एरर को मिनिमम कैसे किया जाए? तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन का नंबर आप बढ़ाओगे, ये अगर आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओगे तो जो रैंडम एरर है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम की तरफ चलेगी। खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा करके रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। एक बच्चों यहां पर बढ़िया क्वेश्चन आया कि जब हम रैंडम एरर की सिचुएशन में फंस गए होंगे तो रैंडम एरर का कॉज तो पता ही नहीं हो पाएगा। जब रैंडम एरर का कॉज नहीं पता हो पाएगा तो हमें हर वैल्यू हमेशा गलती के साथ मिलेगी। हर बार जो हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशंस में हमको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो ट्रू वैल्यू के बराबर तो होगा नहीं। तो फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू कैसे निकालें? तो ध्यान देना बच्चों, ड्यूरिंग रैंडम एरर, अगर आप रैंडम एरर की सिचुएशन में फंस चुके हैं, अगर आप रैंडम एरर के एक्सपेरिमेंट में आ चुके हैं, तो ड्यूरिंग रैंडम एरर जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हमको दिया गया है, इसी को आप स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हो, तो ये निकाली जाती है इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपने किए हुए हैं उन सबका आपको अर्थमेटिक मीन ले लेना है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे सपोज कर लो कि एक मेजरमेंट था, एक मेजरमेंट दिया था और हमने उस मेजरमेंट को किया, तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जब हमने किया तो मेजर्ड वैल्यू आई A1 उस रिलेटेड ऑब्जर्वेशन से। जब हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया तो जो मेजर्ड वैल्यू आई वो A2 आई। फिर हमने तीसरा ऑब्जर्वेशन किया, मेजर्ड वैल्यू A3 आई। चूंकि रैंडम एरर का केस है तो हमारे जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यूज के बराबर तो है नहीं। इस तरीके से प्रोसेस को चलाते गए आगे, और अब हमने एनवा मेजरमेंट किया और मेजर्ड वैल्यू आई AN। तो अब इस ऑब्जर्वेशन में जो मेजर्ड वैल्यूज आ रही हैं तो हम ट्रू वैल्यू क्या लें? तो ट्रू वैल्यू बराबर होगा ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहेंगे यहां पर,
क्योंकि अर्थमेटिक मीन निकाला जा रहा है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? सारी की सारी मेजर्ड वैल्यूज को प्लस किया जाए, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an और होल बाई n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। यहां पर कुल कितने मेजरमेंट्स हैं? n मेजरमेंट्स हैं। तो इस रिजल्ट में जो ये n है वो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 बार तो n बराबर 5 और 500 बार तो n बराबर 500। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा an अपॉन n, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्मा a का मतलब हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन और लास्ट में an। तो सिग्मा an अपॉन n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग द रैंडम एरर व्हेन यू हैव ए अननोन कॉजेज की कॉजेज पता ही नहीं चल पा रहे हैं, तो आप अपने मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? अर्थमेटिक मीन लेकर के निकालोगे, और इसलिए जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द मीन वैल्यू आल्सो। अब जो रैंडम एरर है बच्चों वो बहुत प्रकार की होती है। जो रैंडम एरर के बाद हम लोग और कुछ टाइप्स ऑफ एरर और जान लेते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये जानेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है ये जानेंगे, और परसेंटेज एरर क्या होती है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं एब्सोल्यूट एरर पर। तो एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन है वो यहां से आप बना सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर बराबर होता है टीवी माइनस का एमवी, टीवी फॉर ट्रू वैल्यू, एमवी फॉर मेजर्ड वैल्यू। क्या डेफिनेशन बनेगी मैं बोलता हूं, आप लिख सकते हो। एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ गिवन मेजरमेंट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। रिपीट करता हूं, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए गिवन मेजरमेंट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। और इसी एब्सोल्यूट एरर में बच्चों एक एरर होती है जिसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर या टोटल एब्सोल्यूट एरर इसको कहते हैं। ये कैसे निकलेगी? तो जब आपने रैंडम एरर में बहुत बार ऑब्जर्वेशन किया था, इसको रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन किया था तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आई थी? a1 आई थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू कितनी आई थी? a2 आई थी। तीसरे ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? a3 थी। और nवें ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? an थी। अब देखिए हम हर ऑब्जर्वेशन में ये एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन मेजर्ड वैल्यू है a1, तो a1 है, तो इसमें होने वाली एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1। अब डेल्टा a1 कैसे निकलेगा? तो डेल्टा a1 हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। और जब इतने सारे आपके मेजरमेंट होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाला करते थे? तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू होता था सारे ऑब्जर्वेशंस का जो मेजर्ड वैल्यू है उसका समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हो सिग्मा an का मतलब जो था अभी इसके पहले बताया था आपको। तो ट्रू वैल्यू चूंकि एक्चुअली ट्रू वैल्यू इज ए मीन वैल्यू, तो हमने इसको am से लिख दिया, ठीक है ना। am इज ए ट्रू वैल्यू। तो देखो ट्रू वैल्यू am, मेजर्ड वैल्यू a1। सिमिलरली सेकेंड मेजर्ड वैल्यू a2 है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? am माइनस a2। इसी तरीके से तीसरे वाले में और इसी तरीके से लास्ट वाले में। तो जो एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को जब हमने हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में फॉलो किया, तो जो डेल्टा a1 है, जो डेल्टा a2 है, दिस वन इज डेल्टा a3, फिर आगे आएगा डेल्टा a4 एंड सो ऑन, लास्ट है डेल्टा n। ये क्या है? दीज ऑल आर एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को आप मेजरमेंट भी लिख सकते हो। जब पहला वाला ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a1 है। जब दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन किया उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a2 है। जब तीसरा वाला ऑब्जर्वेशन किया उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a3 है। इस तरीके से nवें वाले में डेल्टा an है।
अब ये सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकल चुकी हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या होगी, वर्किंग करते हैं और इसको जरा डेफिनेशन को यहां पर बनाते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर को टोटल एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाएगा। तो बच्चों ये होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एरर्स with modulus divided by n। देखो बच्चों, जो ये डेल्टा A1 है ना, ये एब्सोल्यूट एरर है पहले ऑब्जर्वेशन में, डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर है दूसरे ऑब्जर्वेशन में। सपोज कर लो डेल्टा A1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा A2 की वैल्यू निगेटिव आ रही है, डेल्टा A3 की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये फंडा लगाओगे, ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू, तो कुछ एब्सोल्यूट एरर आपकी प्लस में आएंगी और कुछ क्या होंगी, माइनस में आएंगी। तो यहां पर जो लिखा गया सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एरर विद मॉडुलस, तो आपको साइन नहीं लेना है, मॉड वैल्यू लेनी है। चलो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करें तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एरर्स विद मॉडुलस, तो डेल्टा A1 आपकी पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है, इसका मॉडुलस, डेल्टा 2 दूसरे ऑब्जर्वेशंस की एब्सोल्यूट एरर है, इसका मॉडुलस, इसी तरीके से तीसरे वाले का मॉडुलस, और लास्ट में nवें वाले का मॉडुलस, और टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट यानी कि n। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम सिंबल दे रहे हैं डेल्टा AM। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर भी इसको कहते हैं। अब ये रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर जरा देखिए, यही डेफिनेशन बनेगी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, हमें फ्रैक्शन लेना है, रिलेटिव का मतलब रेशियो लेना है, किसका किसका, डेल्टा AM अपॉन में AM। जरा बताइए डेल्टा AM का नाम क्या है यहां पर, तो डेल्टा AM का नाम है, व्हाट इज डेल्टा M, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और व्हाट इज AM, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू भी कहते थे। तो यहीं से डेफिनेशन बना लोगे आप, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप लिख सकते हो। व्हाट इज रिलेटिव एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को टोटल एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाता है। तो चाहे ऐसे लिखें, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। और बच्चों परसेंटेज एरर क्या होती है, तो परसेंटेज एरर बराबर होता है रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और इनटू में 100। तो आप यहीं से डेफिनेशन बना लोगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू रिलेटिव एरर देन फॉर्मिंग एरर इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को भी आप डिफाइंड कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो है एरर से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन था। एक चीज आपको और बताएं, इसके बाद में फिर आज की क्लास को खत्म कर लिया जाए, कि अगर आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरर के साथ लिखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है विद एरर, विद एरर। तो इसको लिखने का तरीका होता है, हम दो ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस माइनस, फिर इधर एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ओवरऑल 2 हो गए। तो पहले वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है ट्रू वैल्यू। बच्चों ट्रू वैल्यू को रैंडम एरर में मीन वैल्यू भी कहा जाता था, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है
टोटल एब्सोल्यूट एरर। टोटल एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहा हुआ है। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तरीका है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये बात बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने कोई मेजरमेंट किया है, और मेजरमेंट किया है, सपोज कर लेते हैं कि हाइट का मेजरमेंट किया है, किसी टावर की हाइट निकाली है। तो हमारे सामने हाइट को लिखा ऐसे गया, हाइट इज इक्वल टू है 3298 प्लस माइनस 0.08 और फिर आगे ये किलोमीटर, ये है। तो इसका मीनिंग समझो, जो प्लस माइनस से पहले है यानी ये, तो 3298 जो है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू भी कहते हैं। मीन वैल्यू किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? हाइट की। तो ऑफ हाइट, और प्लस माइनस के जो बाद लिखा है 0.08 किलोमीटर, दैट इज टोटल एब्सोल्यूट एरर है। टोटल एब्सोल्यूट एरर, और आप इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो। क्योंकि अब हाइट को, हाइट वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिंबल क्या देते हैं? h, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रू वैल्यू को हम लोग h से लिखेंगे, और होने वाली टोटल एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा h से लिखेंगे। ये हैबिट आपको बनानी चाहिए, आगे बहुत काम की है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमने कोई मास निकाला, तो मास की वैल्यू आ रही है 63 प्लस माइनस 0.004 और आगे केजी। तो बच्चों जो प्लस माइनस से पहले है यानी ये 63, दैट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ मास। अब मास का सिंबल क्या है? m, तो m से लिखेंगे, दैट इज 63 kg। और जो प्लस माइनस के बाद है वो टोटल एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन मास कितनी है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन मास, क्योंकि मास का सिंबल m है, तो करस्पॉन्डिंग जो उसकी टोटल एब्सोल्यूट एरर होगा उसका सिंबल होगा डेल्टा m। तो डेल्टा m आ जाएगा 0.004 आगे केजी। तो ये इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से आप क्लियर करिए, जहाँ जो डाउट हो कमेंट्स करके पूछ लीजिए, और डायरेक्टली आप जो है हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर सीधे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर हम लोग एरर एनालिसिस में जो एल्जेब्रिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न, इनको सीखेंगे। तो ये काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।